1980 समुंदर के बीचों बीच पानी का एक बहुत बड़ा जहाज चल रहा है। इस जहाज का नाम होता है नॉर्थम्बरलैंड, जिसमें क्रू मेंबरों के साथ एक परिवार के सिर्फ 3 लोग होते हैं, एक आदमी और 2 बच्चे। इन दोनों बच्चों की उम्र लगभग 5 साल है। लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की एमलीन है, और उस आदमी का नाम आर्थर है। वो रिचर्ड का पिता है। वो सभी लोग इस जहाज से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। रिचर्ड अपने पिता से पूछता है क्या वहाँ माँ मिलेगी। तभी एमलीन रिचर्ड से कहती है, अरे बुद्धू, वो तो स्वर्ग चली गई है और स्वर्ग से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे माता पिता भी तो आज तक नहीं लौटे हैं। तभी आर्थर कप्तान से बात करने के लिए चला जाता है, तो कप्तान उसे बताता है एक आंधी के कारण हमारा जहाज अपना रास्ता भटक चुका है, और वहाँ दूसरी तरफ दोनों बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। वो एक क्रू मेंबर जिसका नाम मिस्टर बटन है, उसकी अलमारी खोल लेते हैं और कुछ तस्वीरें निकाल लेते हैं। वो सारी तस्वीर औरतों की थी, लेकिन उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना था। बच्चे उन तस्वीरों को देखकर उनका मजाक बनाते हैं। तभी अचानक जहाज में आग लग जाती है और इन सब में बच्चे आर्थर से बिछड़ जाते हैं। वो एक छोटी सी नाव में मिस्टर बटन के साथ थे और बाकी सभी लोग भी अलग अलग नावों में थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा था। इस वजह से वो एक दूसरे को ना देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे। फिर मिस्टर बटन और दोनों बच्चे अपनी नाव से बहते बहते एक टापू के पास जा पहुँचते हैं। तभी एमलाइन को फूलों की खुशबू आती है और वो सब जाग जाते हैं। टापू को देखकर तीनों लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ का जीवन देख के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, और मिस्टर बटन भी बहुत खुश है, क्योंकि वो तीनों ही जिंदा बच गए थे। मिस्टर बटन अपने आप को आजाद फील कर रहा था, क्योंकि अब उसको किसी की नौकरी नहीं करनी थी और ना ही किसी का ऑर्डर मानना था। उस टापू पर सब कुछ था, जंगल, झरने, खाने के लिए फल। वो सब एक छोटे से झरने के नीचे नहाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद रिचर्ड को एक आदमी की खोपड़ी दिखाई देती है, जिसको वो मिस्टर बटन को दिखाता है, और वो उसे देखकर डर जाता है और बच्चों से वहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए बोलता है। अब वो तीनों लोग रोज आर्थर का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो उनको ढूंढ लेंगे और उनको वहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। इधर बच्चे मिस्टर बटन से बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, लेकिन मिस्टर बटन भी सभी जवाब एक कुशल टीचर की तरह ही देता है। अब वो तीनों यहाँ अपना जीवन बिताने लगते हैं। वो रोज सुबह नहाते, फिर मछली पकड़ते और उनको पकाकर खाते, और फिर रोज शाम को समुद्र के किनारे बैठकर रिचर्ड के पिता या किसी और जहाज का इंतजार किया करते, जिससे वो इस टापू से बाहर निकल सकें। एक दिन एमलीन जहरीली बेरी खाने वाली थी, लेकिन मिस्टर बटन ने उसे पहले ही रोक दिया। फिर वो उन दोनों बच्चों को टापू पर जिंदा रहने के लिए सभी तरीके सिखाता है, जैसे शिकार कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, झोपड़ी कैसे बनाते हैं, और इन्हीं सब में उन लोगों के दिन बीतने लगे। फिर एक रात मिस्टर बटन को ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है, तो वो अगले दिन उस जगह जाता है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। तभी मिस्टर बटन वहाँ एक पत्थर पर किसी का खून देखता है। तभी वो समझ जाता है कि इस टापू पर वो अकेले नहीं है, और जो भी लोग यहाँ हैं वो नर बलि देते हैं। वो नजारा देखकर मिस्टर बटन बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस आकर उन दोनों बच्चों को कसम दिलाता है कि तुम दोनों भूल कर भी टापू के उस पार नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ शैतान रहता है और तुम दोनों को वो शैतान खा जाएगा। फिर एक रात मिस्टर बटन और दोनों बच्चे खूब सारी मस्ती करते हैं। बटन को जो शराब की बोतलें मिली थी, उनमें से वो एक पूरी बोतल पी जाता है और बहुत ज्यादा नशे की हालत में समुद्र को पार करने निकल पड़ता है। बच्चे सुबह जागते ही उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तब वो टापू के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बटन मरा पड़ा है। उसको ऐसा देखकर बच्चे रोने लगते हैं और वापस अपनी जगह आ जाते हैं। दोनों बच्चे बहुत दुखी होते हैं, तो रिचर्ड उसको किसी दूसरे टापू पर ले जाता है। इस नए टापू पर कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। वो अब खुश हैं। अकेले होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता क्या पहनना है और क्या नहीं। वो ज्यादातर बिना कुछ पहने ही रहते हैं। यहाँ रिचर्ड ने एक बहुत सुंदर और बड़ी झोपड़ी बनाई होती है, जो कि मिस्टर बटन ने उसे बनाना सिखाई थी। रिचर्ड आज क्रिसमस मनाने के लिए पूरी तैयारी करता है और एमलीन से कहता है कि देखो आज क्रिसमस है और कोई हमारे लिए गिफ्ट दे गया है। लेकिन एमलीन समझ जाती है कि ये सब रिचर्ड ने किया है, क्योंकि वहाँ तो कोई और रहता ही नहीं है। उसके गिफ्ट देखकर एमलाइन इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि रिचर्ड को किस कर देती है, लेकिन किस करने के बाद वो समझ नहीं पाती कि ये हुआ क्या और सहम जाती है। रिचर्ड भी कुछ नहीं समझ पाता। फिर रात में दोनों नाच गाकर अपना क्रिसमस मनाते हैं। अगली सुबह एमलाइन झील में नहा रही होती है। तभी वो पानी में बहुत सारा खून बहता हुआ देखती है और डर से उसकी चीख निकल जाती है। फिर जोर जोर से रिचर्ड का नाम पुकारती है। तभी रिचर्ड उसकी चीख सुनकर भागा चला आता है, लेकिन उसके आने पर एमलाइन उसे कुछ भी नहीं बताती और उल्टा
उल्टा उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। रिचर्ड के लाख पूछने पर भी उसे खून बहने का कारण नहीं बताती और दोनों की लड़ाई हो जाती है। रिचर्ड कहता है कि तुम अब मुझसे बातें छुपाने लगी हो, लेकिन वो उसको क्या बताती, वो खुद ही नहीं जानती थी कि ये उसकी पहली डेट है। एमिलीन का ये बदलाव रिचर्ड को समझ नहीं आता और उसे लगता है कि ये सब वो शैतान करा रहा है जिसने मिस्टर बटन को मारा था। रिचर्ड एमिलीन से कहता है कि मेरे अंदर बहुत से सवाल हैं और मुझे इन सब सवालों का जवाब चाहिए, मुझे कैसे उनका जवाब मिलेगा। इस तरह के उसके अंदर चल रहे अंतर युद्ध से वो जूझ रहा था। तभी एक दिन एमिलीन को भी ढोल की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से वो आवाजें आ रही थी। ये वही जगह है जहां मिस्टर बटन ने ना जाने की कसम खिलाई थी। यहाँ एमिलीन पत्थर पर एक बहुत विशाल और भयानक चेहरा देखती है। ये वही मूर्ति है जिसके आगे आदमखोर आदिवासी नरबली देते हैं। ये सब मिस्टर बटन ने पहले ही देख लिया था, तभी उन बच्चों को वहाँ जाने से रोका था। एमिलीन उसे देखते ही जैसे मोहित सी हो जाती है और उसके आगे झुकने लगती है। तभी उस मूर्ति के सिर में से खून निकलने लगता है और वो उसे देखकर डरकर भाग जाती है। वापस आकर एमिलीन रिचर्ड को बताती है कि मैं उस पार गई थी और बटन ने हमसे झूठ बोला था, वहाँ कोई शैतान नहीं है, वहाँ तो भगवान है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि अगर वो हमसे गुस्सा हो गया तो इस टापू पर रहने नहीं देगा। रिचर्ड ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और उसको बोलता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अब एमिलीन को सपने में वही विशाल और भयानक चेहरा दिखाई देता है और साथ ही रिचर्ड को डूबता हुआ देखती है और वो बिल्कुल वैसा ही मरा हुआ दिखता है जैसे मिस्टर बटन मरा था। उसकी डर के मारे आंखें खुल जाती हैं और रिचर्ड को अपने पास बुलाकर उससे वादा लेती है कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना और अचानक ही उसके होठों पर किस कर देती है। रिचर्ड भी उसे पलटकर पागलों की तरह चूमने लगता है, लेकिन एमिलीन उसे ऐसा करने से रोकती है और धक्का दे देती है और फिर से सो जाती है। पर रिचर्ड सारी रात जागता रहता है और उसे देखता रहता है। फिर धीरे धीरे उसे छूने लगता है। एमिलीन जाग जाती है और रिचर्ड से कहती है कि तू ये क्या कर रहा है, यहाँ से चला जा। इतना सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह रिचर्ड बहुत गुस्से में होता है। वो एमिलीन से बात ही नहीं करता। एमिलीन उसको बहुत मनाती है पर रिचर्ड गुस्सा करके उसको वहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद रिचर्ड को वहाँ पानी का जहाज दिखाई देता है और उसको वहाँ से निकलने की उम्मीद भी दिखती है और वो तुरंत उस जगह के लिए भागता है जहाँ उसने लकड़ियों का गट्ठा बनाकर रखा था जिसमें आग जलाने से धुआं निकलता और वो जहाज उनको देख लेता। पर एमिलीन ने उसमें आग ही नहीं जलाई और जब तक रिचर्ड वहाँ पहुँचता वो जहाज वहाँ से जा चुका था। अब रिचर्ड का गुस्सा पूरी तरह फट चुका होता है और उस टापू को छोड़ने के लिए अपनी एक बनाई हुई नाव को समुद्र में लेकर उतर जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो नाव टूटकर बिखर जाती है। वो हारकर वापस टापू पर लौट आता है। वापस आकर रिचर्ड एमिलीन को बहुत जोर से चांटा मारता है। एमिलीन से चांटा खाने के बाद रिचर्ड उसका सारा सामान उस झोपड़ी से बाहर फेंक देता है। एमिलीन उसको बहुत रोकती है पर वो उसकी सुनता ही नहीं। अगले दिन एमिलीन उस मूर्ति के सामने जाकर फूल चढ़ाती है और उसकी पूजा करती है। उसे लगता है ऐसा करने से सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा, पर वो गलती से एक जहरीली मछली के सर पर अपना पैर रख देती है जिसकी वजह से उसे दर्द और बुखार चढ़ जाता है। फिर रिचर्ड उसके पास आता है। रिचर्ड उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाता है। तभी एमिलीन रिचर्ड से कहती है कि तुम एक काम करो, मुझे उस भगवान के पास ले चलो। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और वो उसे उसी मूर्ति के पास ले जाता है और खुद उस मूर्ति से प्रार्थना करता है कि उसकी जिंदगी बख्श दे। फिर अगली सुबह एमिलीन को होश आ जाता है। रिचर्ड बहुत खुश होता है लेकिन वो डरा भी होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे कभी छोड़ के मत जाना। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पर वो इस एहसास को समझ ही नहीं पाते क्योंकि हर बार किस करने से उनके पेट में हलचल हो रही थी। उनके दिल की धड़कन अपने आप कई गुना तेज होने लगती थी। वो दोनों अब इस एहसास को समझना चाहते थे और धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। और ये पहली बार होता है कि एमिलीन उसको खुद से छूने से नहीं रोकती और वो दोनों प्रकृति के इस खूबसूरत एहसास को समझने लगे कि प्यार क्या है और उसकी गहराइयां क्या है। ये एहसास इन दोनों के लिए एकदम नया था। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। इस नए एहसास ने उनको प्यार की गहराई में इतना डुबो दिया कि वो सब कुछ भूल गए, न खाने का होश, न दिन का, न रात का। एक बहुत लंबा समय उन दोनों को ऐसे ही प्यार करते हुए बीत गया। फिर एक दिन अचानक एमिलीन को उल्टियां होने लगती हैं, जिसको देखकर रिचर्ड फिर से डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं ये फिर से तो बीमार नहीं हो गई। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। एमिलीन कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेट में बहुत हलचल हो रही है। रिचर्ड अपना हाथ उसके पेट पर रखता है और वो भी उस हलचल को महसूस करता है और कहता है ये क्या हो गया है तुम्हारे पेट में। असल में
एमिलिन गर्भवती थी और इस बात की नॉलेज दोनों में से किसी को नहीं होती। अब रिचर्ड जैसे ही उसे प्यार करता, एमिलिन उसे रोक देती। रिचर्ड उससे पूछता कि क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एमिलिन कहती है, मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। अब समय के साथ साथ उसका पेट भी बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन रिचर्ड को भी वो ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। वो भी धीरे धीरे उस आवाज की ओर खींचा चला जाता है और वहाँ आदिवासियों को देखता है कि किस तरह वो बलि देते हैं। उन्हें ऐसा करता देख वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ एमिलिन का नाम पुकारता पुकारता उसके पास पहुँच जाता है। यहाँ एमिलिन को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है क्योंकि बच्चों के जन्म लेने का समय आ गया है और बड़ी ही मुश्किलों से बच्चा जन्म ले लेता है। अब दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। रिचर्ड एमिलिन से पूछता है, तुमको बच्चा क्यों हुआ है? वो कहती है, मुझको क्या मालूम, इतने बच्चा रोने लगता है। तो उन्हें पता चलता है कि शायद इसको भूख लगी है, पर ये खाएगा क्या? रिचर्ड उसको फल खिलाने की कोशिश करता, कभी नारियल पानी पिलाने की कोशिश करता, लेकिन वो ना फल खाता ना नारियल पानी पीता और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। एमिलिन बच्चे को इतना रोता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते उसे अपनी गोदी में ले लेती है। और जैसे ही वो उस बच्चे को अपनी गोदी में लेती है, बच्चा अपने आप ही उसका दूध पीने लगता है और चुप हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। अब रिचर्ड पुरानी बातें याद करता हुआ बहुत परेशान होता है। तब एमिलिन रिचर्ड को संभालती है और उसे धीरे धीरे किस करने लगती है। बहुत लंबे समय के बाद वो एक दूसरे में खो जाते हैं। अब दोनों ही मिलकर बच्चे को पालते हैं। वो उसे नहलाते, खिलाते, सुलाते। 2 साल का समय ऐसे ही बीत गया। तभी अचानक वो बच्चा रिचर्ड का नाम लेता है, जिसे सुनकर रिचर्ड और एमिलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को एक जहाज दिखाई देता है, पर दोनों अब वहाँ से जाना ही नहीं चाहते। वो दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को देखते हुए जंगल के अंदर वापस चले जाते हैं। उनको वापस जाता देख उन लोगों को लगता है कि कोई आदिवासी परिवार है जो जहाज को देखकर वापस जंगल में चला गया है। असल में ये रिचर्ड के पिता आर्थर का ही जहाज था, जो आज भी उन दोनों बच्चों को तलाश रहे थे। अब रिचर्ड और एमिलिन बच्चे को लेकर उस टापू पर चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर बटन मरा था और वहाँ पुरानी चीजों को देखकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वहाँ उन्हें मिस्टर बटन का कंकाल भी दिखाई देता है। वो इन सब में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे ने जहरीली बेरियों को तोड़कर नाव में रख लिया है। एमिलिन बच्चे को नाव के पास खड़ा देखकर उसके पास चली आती है और उसे लेकर नाव में बैठ जाती है। तभी अचानक उससे चप्पू गिर जाता है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो चप्पू उसके हाथ नहीं लगता। फिर वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड भाग कर आता है और उस चप्पू को लेने की पूरी कोशिश करता है, पर वो उसके भी हाथ नहीं आता। अब बिना चप्पू के वो किनारे से दूर हो जाते हैं और इस अंतहीन समुद्र में खो जाते हैं। फिर थककर वो तीनों उस नाव में ही सो जाते हैं। अब बच्चे को भूख लगने लगती है और वो जाग जाता है। अब दोनों को सोता हुआ देख वो उन बेरियों को खा लेता है जो उसने चुपचाप रख ली थी। तभी कुछ देर बाद दोनों की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि उस बच्चे ने बहुत सारी बेरियां खा ली हैं। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और रोने लगते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब ये बच्चा बचेगा नहीं। उनको लगता है कि जब ये बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा तो हम जीकर क्या करेंगे, और वो लोग भी बची हुई बेरियां खा लेते हैं। और फिर वो दोनों बच्चे को अपनी बाहों में भरकर लेट जाते हैं और मरने का इंतजार करते हैं। तभी कुछ समय के बाद रिचर्ड के पिता आर्थर उनको देख लेते हैं। फिर जहाज से कुछ लोग उस नाव के पास जाकर उन तीनों को देखते हैं और आर्थर को बताते हैं कि ये लोग जिंदा हैं पर बहुत गहरी नींद में हैं, क्योंकि वो उन बेरियों को खाकर मरे नहीं थे। वो बेरियां जहरीली नहीं थी बल्कि उसमें नशा था। अब सारा परिवार वापस मिल जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।